किसी पेशेंट की डेथ होती है तो आपको कैसा फील होता है? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? ये फीलिंग तो वही सेम रहेगी भाई। डेथ इज अ बैड, स्पेशली व्हेन इज यंग। तो दुख हमें हर एक को होगा, हम भी उसका हिस्सा हैं। लेकिन वो दुख को आप इंटरलाइज नहीं कर सकते एक डॉक्टर के नाते। उस दुख से आप सीख सकते हैं, इससे क्या हम, ऐसा कोई पॉइंट था, इससे हम बेटर कर सकते थे। इन सारी चीजों के बाद भी लोग जब बोलते हैं कि काइनोस एक महंगा हॉस्पिटल है, तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल भी खराब नहीं लगता। मेरा सबसे पहला एम है कि जैसे मैं अपने परिवार को ट्रीट करूं, उसी तरीके से मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करूं। उसकी जो भी कॉस्ट है वो है। सर वेलकम, स्वागत है आपका एवीएस शो पर। थैंक्स राहुल। सर कैसे हैं आप? ऑल वेल नाउ। आप कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया। सर आपकी तबीयत कैसी है? ऑल्दो आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, इम्पोर्टेंट तबीयत तो आपके लिए बढ़िया है सवाल यार, तबीयत तो ठीक रहनी चाहिए। दैट्स ऑल, देन ओनली वी कैन फंक्शन बेटर। है। एंड आई गेस द सेम यू प्रे फॉर द पीपल। दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर, नॉट ओनली प्रे फॉर। We actively work for to people keep away from disease and sickness. सर ये जो बेसिक वो था, सीड था इसका, काइनोस का, कि ये सेटअप करना है, स्टार्ट करना है, वो कहाँ से हुआ? कि मतलब आपको क्या आइडिया आया ऐसा कि हमने इतना बड़ा सेटअप प्लान करना है आपके होम टाउन में, रोहतक में? देखो, पहली बात, हम दोनों भाई और हमारी फैमिलीज जब 2002 में मैं यूके गया, यहाँ से छोड़ के, इंडिया से अपनी हायर ट्रेनिंग के लिए गया। तो उस टाइम भी ऐसा कोई मन नहीं था कि यूके में रुकना है। हाँ, प्लान यही था कि हायर ट्रेनिंग में अपने आप को प्रोफिशिएंट करके और सीख के जो चीज़ें इंडिया में नहीं थी वो सीखो एंड कम बैक टू कंट्री। जो नॉलेज है, नॉलेज गेन करो, और जो ग्लोबल थिंकिंग को है उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में लगाओ। दैट मीन्स थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। उसी थीम से हमारा शुरू से मन वापस का ही था, इंडिया में ही आएंगे, लेकिन जगह का था। देन इवेंचुअली ये 2008-9 में हमने प्लान को फर्म अप किया, तो वी रियलाइज कि रोहतक इज अ प्लेस, हमारा होम टाउन भी है, रिसोर्स वाइज और नीड वाइज, सबसे इम्पोर्टेंट नीड वाइज यहाँ काफ़ी डेफिशिएंसी थी। एक क्लासिकल टीयर 3 टाउन में हाई एंड केयर, इमरजेंसी केयर pretty मच ना के बराबर थी। हर एक को दिल्ली भागना पड़ता था, दैट यूज्ड टू बी टू फार अवे। उसमें कॉस्ट भी बढ़ती थी, जान भी जाती थी। तो उसी थीम को लेके वी थॉट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टाउन। एंड द स्टोरी इज एक्चुअली नीड इवन मोर प्रेसिपिटेटेड जब हमने देखा हमारे फैमिली मेम्बर, वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हुई रोहतक में ही, क्योंकि उनको इमरजेंसी के टाइम भी नहीं मिली। सेकेंड, माई डैड, उनको भी एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई थी, तो एक बेसिक चीज़ थी, वो भी हम रोहतक में नहीं प्रोवाइड करवा पाए। 2007 की बात थी। देन डेफिनेटली वी थॉट यार, अब इतनी बेसिक चीज़ भी इमरजेंसी में नहीं हो पा रही है, देन वी हैव टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर आवर ओन होम टाउन, एंड दैट्स हाउ द सीड वाज स्टार्टेड। तो आप वापस कब आए सर? वापस मैं 2012 में इंडिया में आया था। 2012 में इंडिया में? लेकिन 2012 में पार्ट टाइम वापस आया था। मेरी हाफ 50% जॉब यूके में थी, 50% मैं इंडिया में प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा था। फाइनली मैं 2016 में, मई 2016 में वापस कंट्री में आया। ये जो काइनोस सर नाम है, कोई अपने सरनेम के ऊपर हॉस्पिटल का नाम रखता है, कोई अपने बच्चों के ऊपर रख देता है। ये वर्ड, इस शब्द का मीनिंग क्या है सर, इस काइनोस का? और कैसे आपने प्लान किया कि ये नाम होना चाहिए? तो वो काइनोस एक हमेशा से हमारा मन था कि इज नॉट रन स्टार्ट कोई भी एनी हॉस्पिटल। जब एक डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस करना था, एक प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करना था। लेकिन वो चीज़ एड्रेस रूटीन तरीके से नहीं हो सकती थी, उसके लिए नया तरीका चाहिए था, एक नई सोच चाहिए थी, नए मेथड चाहिए थे। तो इसीलिए हमने एक नाम में भी वही देखा कि उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए, न्यू। काइनोस का एक मतलब होता है न्यू, एक ग्रीक भाषा में। उस भी एक न्यू में एक दो वर्ड होते हैं ग्रीक में, काइनोस के, सॉरी, नए के, नियोस एंड काइनोस। नियोस मीन्स जैसा था उसी का एक नया फॉर्म बना दिया। मान लो मेरी एक शर्ट फट गई, वैसी शर्ट में एक और लिया, दैट्स न्यू, नियोस। काइनोस एक शब्द था भाई जिसमें विच जो पहले था ही नहीं, जो रिप्रेजेंट करता है एक इनोवेशन को और एक न्यू मेथड को और एक न्यू तरह की हेल्थ केयर को। इसीलिए हमने इस नाम को चुना, क्योंकि हमारा थीम भी यही था। सर आप यूएस में थे, हाँ जी। इस प्लान के साथ आप कैसे एडअप हुए? तो इस प्लान के साथ जैसे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद ने बताया कि प्लान शुरू से ही ये था कि कुछ ना कुछ इंडिया में वापस आके कुछ ना कुछ किया जाए। जी। तो अगेन ये सारा जो है ना एक टीम वर्क होता है, एक
फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सबका एक टीम वर्क होता है। तो उस टीम वर्क में जैसे डॉक्टर साहब ने मेडिकल स्किल्स सीखे बाहर से, कि भी यूके जाके उन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और मैंने जो नॉन मेडिकल साइड की जो चीज़ें हैं वो मैंने सीखी कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो चाहे वो स्ट्रेटजी वाइज हो, चाहे वो मैनेजमेंट वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो। तो वो चीज़ें मैंने सीखी। तो हमने 2002 में डॉक्टर साहब गए थे, 2003 में मैं यूएस चला गया था। तो वहाँ पे यही स्किल्स हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, सिर्फ हेल्थ केयर में ही नहीं, बहुत सारी अलग इंडस्ट्रीज़ में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या फाइनेंस है, सबकी में थोड़ी थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी अप्लाई की। इनोवेशन मेडिकल साइड में तो करनी है, बट टीयर 3 सिटीज़ में भी हॉस्पिटल को प्रॉपरली मैनेज करने में भी इनोवेशन नहीं थी, उसमें भी बहुत लैकिंग थे, मोस्टली टीयर 3 सिटीज़ के अंदर। तो वो चीज़ भी हम वापस लाना चाहते थे। तो हमारा यही डिस्कशन होता था कि कैसे मिलके एक बेटर मैनेज्ड एंड बेटर मेडिकल केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो मेरे को ये पता लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड बैंक में काम करते थे। वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर किए मैंने, बट वर्ल्ड बैंक में काम नहीं किया। जिन कंपनीज में मैं काम करता था उनके थ्रू मैंने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट ज़रूर किए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के भी किए हैं। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे क्लाइंट्स होते थे, जिनके साथ मर्जर एक्विजिशंस और स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, फाइनेंस कंसल्टिंग में भी काम किया है मैंने। सर आपने एमबीबीएस यहाँ से की, उसके बाद आपने एमबीबीएस के बाद एक पीरियड होता है कि आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी में सर्व करना होता है 1-2 महीने के लिए, उसके बाद आपने यहाँ पे जॉब की। जब आप यूके गए, वहां जाने के बाद आपको डिफरेंसेस क्या फील हुए कि यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज में और वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कितने डिफरेंस हैं? देखो, पहली बात तो हमारे उस टाइम कोई कंपल्शन नहीं था कितना टाइम हमें ये इंडिया में देना है, देयर इज जी। नो बॉन्ड सच एज सच। और यहाँ जब मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से करी, रोहतक से की, एंड देन आई वेंट टू यूके, उसके बाद यूके गया मैं। जो दोनों में डिफरेंस है, मेडिसिन दवाइयाँ वही होती हैं, डॉक्टर्स भी वही होते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का। सेकंड, हेल्थ केयर डजंट स्टॉप एट टेबलेट्स एंड मेडिसिन इंजेक्शंस। उसके आगे सॉफ्ट स्किल्स क्या है हेल्थ केयर की? हेल्थ केयर की ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे पुट पेशेंट फर्स्ट, हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द पेशेंट के अराउंड सब कुछ घूमना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए नई थी। ऐसा नहीं कि हम बेकार कर रहे थे रोहतक में, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी थी, यहाँ फंड शॉर्ट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जहाँ मैंने काम किया, मेरी ट्रेनिंग हुई, भीड़ बहुत होती है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें आप सीख ही नहीं सकते हो, की भी नहीं जा सकती प्रैक्टिकली। वहाँ फंड्स बहुत थे, पेशेंट की संख्या कम थी, तो चीज़ें बेटर ऑर्गेनाइज की जा सकती थी, और हुई भी। और वही एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे लिए थी कि भाई केयर मेडिसिन से ज़्यादा, मेडिसिन देने के बाद की केयर क्या होती है, हेल्थ केयर की सॉफ्ट स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है हेल्थ केयर का। एंड सेकेंडली टेक्नोलॉजी वाइज वो कंट्री 2002 में तो हमारे से बहुत ही ज़्यादा आगे थे। जो चीज़ें हमने गवर्नमेंट सेक्टर में उस टाइम दे, अब तो आ गई हैं काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में भी, लेकिन 2002 में 2 चीज़ें हमने देखी नहीं थी, पहली बार वहाँ जाके देखी। इट वॉज अ न्यू वर्ल्ड, कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। सर जब नॉर्मल बैकग्राउंड से इंसान उठ के आता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं कुछ नया बिल्ड करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल चैलेंज हो गया या उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर प्लान करना। तो वो जो चैलेंजेस थे कि वो फाइनेंशियल एंड पे चैलेंजेस थे या प्लानिंग उसको करने में चैलेंजेस थे, जो काइनोस आपने पूरा प्लान किया सेटअप, तो वो उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहता हूँ सर कि कौन से चैलेंजेस आपको फेस हुए और आपने कैसे टैकल किया उनको? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये था कि जो हम यहाँ लाना चाहते थे, वो अपने समय से 10-15 साल आगे था। जो चीज़ रोहतक सिटी ने बाय एंड लार्ज या छोटे टीयर 3 सिटी ने देखी नहीं थी, वो हम लेके आना चाहते थे, जिसकी किसी भी इंडिया के छोटे सिटी ने कल्पना भी नहीं की थी। उससे की सेवाएं, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी हम रोहतक में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जब आप 10 समय से 10 साल आगे, 15 साल के आगे की चीज़ लेके आ रहे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्स ढूंढना, उसके अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन रिसोर्स मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज ढूंढना, उसी प्रकार के, उसी लेवल के सर्विस दे सकें।
एंड देन उसी के लिए उतना फाइनेंस भी ढूंढना, और उस फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करना कि वो प्रोडक्ट वायबल हो जाए। टेक्नोलॉजी तो कोई भी ले आएगा पैसे लगा के, लेकिन वो 2 साल में बंद हो गया, रेवेन्यू मीट नहीं कर पाए, उसको आप चला नहीं पाए फाइनेंशियली, उसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाए, तो बंद हो जाएगा। तो पहली चीज तो होती है एक चीज की विजन। वो चैलेंज होता है कि वंस विजन इज फॉर्म्ड, एक विजन बन जाता है, तो चीजें फिर यू स्टार्ट पुटिंग ब्लॉक्स टुगेदर। सेकंड, फिर वो ब्लॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, और ब्लॉक ढूंढे, और उन सब से ऊपर होती है टीम। यू नीड ए टीम। जैसे भाई ने बताया, दोनों चीजें होती हैं, मैनेजमेंट, मेडिकल, उसकी एग्जीक्यूशन भी चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन भी चाहिए, दोनों तरफ की स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है। और हम दो नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, डॉक्टर्स, नर्सेज, मैनेजर्स, वो चीज धीरे धीरे रिसोर्स इकट्ठे होते हैं। सर ये जो चैलेंजेस आए सर, ये इनको ओवरकम कैसे किया आपने मिलके? देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मल्टीपल चैलेंजेस थे, चाहे वो फाइनेंस साइड से और ह्यूमन रिसोर्स की साइड से, जो टीम बिल्ड करना, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो या मैनेजमेंट की टीम हो, वो बिल्ड करना, वो, और फाइनेंस साइड से कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको प्रोडक्ट बनाना है कोई, चाहे वो सर्विस एज ए प्रोडक्ट, जो जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज, तो आप जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी आप ले कोई भी लेके आ सकता है फाइनेंस वाला, बट उसको लाने के बाद उसके लिए आपको उतना वायबल करने के लिए आपको चार्ज एक्सेसिव करना पड़ेगा, जो हमारी फिलॉसफी में नहीं था कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी लाओ बट अफोर्डेबल तरीके से लेकर। तो उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना आपको। तो ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपको जो रिक्वायर्ड है, जो फिलॉसफी है, उस पे आपको एक्स्ट्रावेगेंट होना है, और उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि शुरू में अ, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने बिल्डिंग में हमारे हॉस्पिटल के अंदर रूम्स, जो मैनेजमेंट के रूम्स हैं या ऑफिसेज हैं, वो कोई बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं है। मेरा खुद का ऑफिस 13 बाय 13 का है, जिसमें कोई अटैच्ड बाथरूम नहीं है, वही डॉक्टर साहब का है। तो अगर आप उन चीज़ों पे स्पेंड करोगे तो पेशेंट सेंट्रिक नहीं बनोगे आप, तो वहाँ स्पेंड नहीं करना आपको। मेरे ऑफिस में कोई 5-5 लाख के सोफे नहीं रखे हुए हैं, जो सोफा पेशेंट रूम में रखा हुआ है वही है मेरे ऑफिस में। तो आपको पेशेंट सेंट्रिक होने के लिए टेक्नोलॉजी पे आपको स्पेंड करना है, आपको पंप एंड शो पे स्पेंड नहीं करना है। हॉस्पिटल में आप घुसे तो आपको नॉन थ्रेटनिंग हॉस्पिटल बनाना है कि जिसमें आप उन चीज़ों पे स्पेंड नहीं करेंगे जिनसे बहुत चमक दमक दिखे उस पर, क्योंकि वो आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस है बेस्ट हेल्थ केयर विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ जो आपको एनवायरनमेंट जो है, तो वहाँ आपको फोकस है। तो इन चैलेंजेस को इस तरह से आप सरमाउंट करोगे। अगर आपको स्टाफ आपको लेना है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो चाहे डॉक्टर का स्टाफ हो, तो आपको पहले स्टाफ लेना है, नहीं मिलता है तो ट्रेन करना है। तो ये सारे चैलेंज इस तरह से धीरे धीरे आप ओवरकम करते हो। दूसरा में सेल्फ कंट्रोल की जो मैंने बात की, एक तो है सेल्फ कंट्रोल इस साइड के अंदर, सेल्फ कंट्रोल अपनी पर्सनल साइड में भी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है कि जब तक आपका प्रोडक्ट वायबल नहीं है तब अपने ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे। तो ये नहीं है कि जनरली बहुत सारे केसेस मैंने देखा है एंटरप्रेन्योर्स अपने ऊपर हिट नहीं लेना चाहते कि अगर जो हिट लेगी वो कंपनी लेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद पे भी हिट लेना है, फाइनेंशियल हिट भी लेना है, और आपको स्ट्रेस लेवल के चैलेंजेस तो आने ही आने, वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को आने, तो फाइनेंशियल आपको भी लेना है। तो आपको सिर्फ बेयर मिनिमम जो आप खर्च कर सकते हो वो आपको करना है, ताकि अदरवाइज अगर मैं यूएस में अच्छी खासी सैलरी ले रहा तो मैं यहाँ आके एक्सपेक्ट थोड़ी करूँ कि मेरे को आते ही मैं वही सैलरी लेना करूँ, मैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करूँ। नहीं करना होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फिर वायबल नहीं हो पाएगा। तो इन चैलेंजेस को सरमाउंट करने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने जब मैं यहाँ पे आया था तो अ, मैं
15,000 रुपये घर में किराए पे रहता था। मैंने कोई हैदराबाद में जब मैं रहता था, 1 साल हैदराबाद में रहा, जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैं वहाँ 1 लाख रुपए घर में भी रह सकता था, बट नहीं। तो वो पर्सनल लेवल पे दैट इज सेल्फ कंट्रोल, कि आपको उन चीज़ों पे खर्च नहीं करना जो रिक्वायर्ड नहीं है आपके प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए। वो गाड़ी खरीदने, वहाँ कोई भी गाड़ी खरीद सकते थे, बट वहाँ पे भी आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है कि आप बिना बात की चीज़ों पे जो रिक्वायर्ड नहीं है उन पे आप खर्च मत कीजिए। पर्सनल लेवल पे खर्च करेंगे तो आप कंपनी पे डालेंगे तो प्रोडक्ट अनवायबल होगा। तो इस तरह से आपको चैलेंजेस ये फाइनेंस साइड से इस तरह के करना है, और अम, आपके ह्यूमन रिसोर्स साइड से आपको बेस्ट टैलेंट निकालना। यू पे देम वेल, मे नॉट बी टुडे बट डाउन द लाइन आप उनको अपने ट्रू टू बिलीफ रहिए, उनको भी ट्रू टू बिलीफ रखिए, और उनको पीछे छोड़ के मत चलिए जब आगे आगे बढ़ते हैं आप। तो उससे आप उनको रिटेन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये स्नैपशॉट में एक छोटा सा एग्जांपल है यही कि जो कभी मत भूलिए जो आपके साथ थे शुरू से, जो आपने टीम बनाई है, उनको ना भूलिए कभी भी। और टीम अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने अकेले किया है, ना डॉक्टर साहब ने अकेले किया है। ये एक टीम वर्क है, जो चाहे उसमें मैनेजमेंट हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, तो सभी ने मिल के और कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ ये सब हो पाया। सर जब आप 2003 में यूएस गए, तो जब आप यूएस 2003 में पहली बार लैंड करते हैं, वहां से लेके 2016 जब काइनोस की स्टार्टिंग होती है, वो जो आपकी टाइमलाइन है कि 2003 में आपने वहां जाके किस कंपनी को ज्वाइन किया, वो काइनोस का आइडिया कब आया, उसके बाद आप यहाँ कब आते हैं, यहाँ आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद आप फुल टाइम काइनोस ज्वाइन कब करते हैं, या वो पार्शियली जो वर्क कर रहे थे आप वो कैसे कर रहे थे, उस टाइमलाइन को थोड़ा सा मैं फॉलो करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 2003 में मैं यूएस गया था, और उसके बाद वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया। और उस टाइम पे मैं प्राइमरीली आईटी कंसल्टिंग में ही काम करता था। और अ, मैं 2007 तक मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद जैसे शुरू से ही डिस्कशन में ये था कि नई स्किल्स कैसे सीखने हैं, तो एक पॉइंट तक आगे आपने थोड़ी लर्निंग की, तो उसके बाद हमें लगा कि अगर कुछ आगे करना है तो मेरे को और मैनेजमेंट साइड से कुछ और सीखना चाहिए। तो 2007 में मैं एमबीए करने के लिए ऑक्सफोर्ड चला गया, यूके में, और 1 साल मैंने वहाँ पे एमबीए की 2008 में। उसके बाद मैं वापस यूएस चला गया, और मैंने अपना फील्ड थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें प्योर आईटी कंसल्टिंग के अलावा अब मैं उसमें स्ट्रेटजी कंसल्टिंग और ऑपरेशनल कंसल्टिंग और फाइनेंशियल कंसल्टिंग में भी मैंने काम किया, जिसमें हेल्थ केयर में भी, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम किया। 2015 में जब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 2012 में वो एक बार इंडिया आए थे, तो 50-50 टाइम रहते थे। 2015 में मैं फुल टाइम इंडिया वापस आ गया था। प्लान पहले से ही चल रहा था, तो डॉक्टर साहब 3 साल यहाँ पे सारी चीज़ों को स्टडी और ऑपरेशनलाइज कर रहे थे। 2015 में फिर मैं फुल टाइम आ गया था इंडिया में। और 15 में मैंने, मेरे फादर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाते थे हॉस्पिटल की, उससे पहले डॉक्टर साहब कराते थे। 2015 में मेरे फादर कराते थे, और मैं हैदराबाद से वीकेंड पे यहाँ पे आता था पूरे 1 साल। और सारी जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस हैं या मैनेजमेंट साइड से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब बनाता था। मैं रात को 3 बजे, 2-3 बजे घर घुसता था वहाँ हैदराबाद से, ऑफिस ख़त्म करके मैं आता था, और सोमवार को सुबह 3 बजे यहाँ से फिर निकलता था, और 9 बजे वहाँ पे ऑफिस वापस पहुँच जाता था। तो 1 साल मैंने ऐसे बिताया। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के, और फिर मैंने हॉस्पिटल शुरू होने से 3 महीना पहले, अगस्त 2016 से 3 महीना पहले, मैंने जो जॉब थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया हैदराबाद से मैंने, और मैं फुल टाइम यहाँ पे। सर 2002 में आप यूके गए थे,
तो 2002 से लेके और जब तक काइनो स्टार्ट हुआ 2016 तक, जो आपकी प्रॉपर जो टाइमलाइन थी कि वहां जाने के बाद आपने कहाँ काम किया और वहां से लेके 2016 तक आपका जो फेज है वो कैसा रहा काइनोस को मिला के, वो मैं एक बार जानना चाहता हूँ सर। तो 2002 में जब मैं इंडिया से गया मैं, जी। तो आई स्टार्टेड, मेरी पहली जॉब लंदन में थी। तो लंदन के रॉयल लंदन हॉस्पिटल और कुछ और जो टॉप हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया यूके में, एग्ज़ाम्स क्लियर करें। उसके बाद मैंने वहाँ पर कैम्ब्रिज में काम किया 1 साल। कैम्ब्रिज के बाद फिर तो वहाँ का सुपरा रीजनल सेंटर होता है, इसमें एक्मो वगैरह होती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क था। उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं लेस्टर गया। लेस्टर से बर्मिंघम चिल्ड्रन, जो वहाँ का अगेन वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने काम किया। टोटल इस तरीके से मैंने लगभग 10 हॉस्पिटल्स में यूके में काम किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। और फाइनली मैं नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया मैंने, इंटेंसिव केयर के फील्ड में। इस दौरान मैंने एयर एम्बुलेंस जो टीम थी वहाँ पर, जिनके हमारे एरिया रीजन में जिनको रोड से पेशेंट लेके आते थे हम, सिक पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुँचाते, उस टीम को ज्वाइन किया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड देन फाइनली 2011 में, नवंबर 2011 में इंडिया वापस आया था। मैंने मेदांता को ज्वाइन किया मैंने यहाँ पर आके, जो गुड़गांव में हॉस्पिटल है वो। वहाँ मैं 6 से 8 हफ्ते ही रहा, उसके बाद मैंने उसको रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि जॉब के साथ साथ मैं हॉस्पिटल नहीं बना पाऊँगा, और मेरी प्रायोरिटी जॉब करना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी हॉस्पिटल को बनाना है। तो 2012 में फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके दोबारा यूके गया मैं। तो यहाँ इंडिया में 2 ढाई महीने नहीं रुका, फिर वापस गया। फिर वहाँ मैंने जॉब को दोबारा रीजॉइन किया, और जॉब को इस तरीके से ज्वाइन किया कि 3 साढ़े 3 से 4 महीने में यूके में रहूँ, और बाकी 8 महीने में इंडिया में रह के प्रोजेक्ट को चला सकूँ, ताकि घर का खर्च भी चलता रहे। फैमिली उस टाइम इंडिया में शिफ्ट कर चुका था। मेरी वाइफ डॉटर कीर्ति, उन्होंने भी अपनी जॉब यूके में छोड़ दी थी, शी वॉज देयर विद मी। यहाँ हम दोनों जब आए, दोनों के पास कोई जॉब नहीं थी, बट दैट वाज अ चैलेंज। नए रास्ते ढूंढने थे, नया तरीका ढूंढना था। फिर उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया गुड़गांव में, 2.5 साल मेरी फैमिली यहाँ रही गुड़गांव में, और मैं यूके से जॉब करता, वापस आता, प्रोजेक्ट चलाता, फिर वापस जाता। और इस दौरान चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोन लेना, जब आप किस कंट्री में कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो। मैं कंट्री से 12-13 साल बाहर था, तो मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री थी नहीं। मैं कितना अच्छा आइडिया दूँ, उसको कोई विश्वास नहीं करेगा। तो 4 बैंक ने हमें लोन डिक्लाइन किया। 2013 में हमने हॉस्टल बनाना स्टार्ट किया, लेकिन विद इन 10 मंथ्स फंड्स ख़त्म हो गए, क्योंकि बैंक ने लोन सेंक्शन नहीं किया, प्रोजेक्ट रुक गया। फिर दोबारा हमने लोन मिला फाइनली 1 साल बाद। लोन मिलने के बाद फिर पैसा दोबारा आया। फिर जुलाई 2014 में फिर शुरू हुआ प्रोजेक्ट। 2014 में जब प्रोजेक्ट शुरू किया हमने, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर पैसे की दिक्कत, क्योंकि प्रोजेक्ट का स्केल बढ़ गया था। मुझे हमेशा होता है, ये एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा एक लेसन होता है, वो हमेशा कम लेके चलते हैं, पर बाद में रिवाइज हो जाती है चीज़ें। देन हमारे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की यूके से, और कनाडा में डॉक्टर्स फ्रेंड थे, नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एंड कुछ फ्रेंड, एक फ्रेंड इंडिया के, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड वी वर एबल टू बिल्ड द हॉस्पिटल। भाई फिर 2014 में फिर मैं दोबारा वापस गए हम, तो किसी कारण से प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो चुका था, और मैं अपनी स्किल्स को खराब करने की स्थिति में था कि 4 महीने की जॉब में आई कुड नॉट मेंटेन फॉर 2 मोर ईयर्स। तो मैं वापस गया 2014 में, और फिर फाइनली मई 2016 में वापस आया मैं, और 2 महीने के बाद हमने फिर अस्पताल को स्टार्ट किया। ये एक टफ जर्नी थी बड़ी, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग जर्नी थी, जिसमें मुझे 3 बार कंट्री छोड़ना पड़ा, 3 बार कंट्री वापस आना पड़ा। और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले 2-3 साल वो इंसल्ट को झेलने की, वो टफ सिचुएशन को झेलने की थिक स्किन चाहिए होती है। जब आप ऑफिस में जाते हो, रिजेक्शंस होते हैं, लोग आपको कुछ समझते नहीं हैं, आप उनको सारे आइडिया समझाते हो, बहुत डिसहार्टनिंग होता है कि इतने अच्छे आइडिया को लेके आपको सुनना नहीं चाहता उसको, कोई फंडिंग नहीं करना चाहता उसको। और सब कह रहे थे डॉक्टर साहब, अभी तो 2 कमरे से स्टार्ट करो, कहाँ रोहतक में चलेगा, रोहतक में तो चलेगा ही नहीं। और जब बन रहा था उस टाइम भी 99% लोग आई वुड से ही कह रहे थे, यार कोई पागल डॉक्टर है, पागल लोग हैं सारे, ये कहीं खेतों में बना रहे हैं, कहाँ चलेगा। बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी व्हेन यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, इसका हिस्सा होता है।
तो ये सब रहा, लेकिन सबकी कोशिश से, टीम की मदद से, टीम ने एक साथ काम करके वो चैलेंजेस को फेस किया और फाइनली विद हेल्प ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल कमिंग टुगेदर ये चीज़ें अगस्त 2015 अगस्त 2016 को स्टार्ट कर पाए। सर अगले 2 साल तक आपने कोई सैलरी नहीं ली हॉस्पिटल से, फैमिली एक्सपेंस कैसे मैनेज हुए? और नहीं, क्या वो सैलरी ना लेना अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को जो है वो प्रूव करना कि हम उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, या वो क्या क्या रीजन था सर उस चीज के लिए? देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैश फ्लो। कैश इज किंग। अगर आपकी कंपनी में पैसा ही नहीं है तो आप कभी भी पे नहीं कर पाएंगे। किस लाइक सेकंड प्रिंसिपल होता है कि जब सभी एम्प्लॉयज़ को पे मिल जाए, आपके लोन चुक जाए, आपके खर्चे निकल जाएं, जो पैसा बचे वो आपका है, यू मे विड्रॉ। थर्ड पॉइंट होता है जो पैसा बच भी गया उससे आप टैलेंट को ज्वाइन करवाएं, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उसके बाद पैसा आपका है। तो ये चीज़ें फुलफिल करते करते पहले 2 साल में इतना पैसा था ही नहीं। तो प्रैक्टिकली इज नॉट दैट वी शुड विड्रॉ और नॉट, आपको विड्रॉ करना ही नहीं है जब तक कि आपके तीनों रिक्वायरमेंट मीट ना हो जाए, क्योंकि आपका पर्पस अपने पैसे पूरे करना नहीं है प्रोजेक्ट से। वो तो मैं यूके में यूएस में बाइक कर ही रहा था, हमारे खर्चे निकल रहे थे, वी आर टॉप क्लास लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स थी, बढ़िया शहर में रह रहे थे, साल में 4 छुट्टियों पे जाते थे। तो वो चीज़ हमारी थी, तो उसी को रेप्लिकेट करने थोड़ी हम वापस आए थे। तो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है क्रेडिबिलिटी। अब वो ऑल व्हाट आई हैव सेड, अगर इस बिजनेस में आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाए, उसको साख को नहीं बचा पाए, तो कभी भी आप आगे चल ही नहीं सकते। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि सैलरी विड्रॉ नहीं करनी जब तक कि सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना हो जाए। सर इतनी सारी चीजें करने के बाद आप वापस यूके जाते रहे, वहाँ काम करते रहे, यहाँ भी आप हैंडल करते रहे, 2 साल तक आपने जो है हॉस्पिटल से सैलरी नहीं ली। लोग इन सारी चीजों के बाद भी लोग जब बोलते हैं कि काइनोस एक महंगा हॉस्पिटल है, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता। पहली बात, हेल्थ केयर को सस्ता महंगा करना किसी भी डॉक्टर का काम नहीं है। मेरा सबसे पहला एम है कि जैसे मैं अपने परिवार को ट्रीट करूं, उसी तरीके से मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करूं। उसकी जो भी कॉस्ट है वो है। अगर मैं पहले से कॉस्ट कम करने के काम करूंगा तो प्रॉब्लम, मेरा ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा। जो मैं अपने लिए चाहूँगा वही किसी और के लिए चाहूँगा, तो ही मैं ढंग से काम कर पाऊँगा। पॉइंट नंबर 2, उस तरीके को करने के लिए सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब कम से कम खर्च में वो काम कैसे किया जाए, ये नंबर 2 बात है। तीसरी बात है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं किसी बिज़नेस के लिए। आफ्टर ऑल एवरी हॉस्पिटल इज़ ए बिज़नेस, क्योंकि हमें टैक्स भी पे करने हैं, हमें बिजली के बिल भी भरने हैं। अगर कल को मैं 100 पेशेंट फ्री कर दूं तो सरकार ये थोड़ी कहेगी आपका टैक्स छोड़ दिया हमने। सरकार ये भी नहीं कहेगी इस बार आप बिजली का बिल ना भरो जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे पेशेंट ट्रीट किए। और ना ही बैंक कहेगा कि जी आपका इस बार हम इंटरेस्ट छोड़ दिया या 2% कम कर दे, डॉक्टर साहब आपने 7-8 पेशेंट बिल्कुल फ्री निकाल दिए। ये नहीं होता। प्रैक्टिकली मनी जो पेशेंट देता है उसी से बिल जाएंगे, उसी लोन की किस्त जाएगी, उसी तनख्वाहें जाएंगी। लेकिन हमारा काम होता है उस पैसे को जो पेशेंट हमें दे रहा है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, कम से कम खर्च में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और तीसरा अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम रखना। ये हमारा काम है। उसके अंदर जो रियल कॉस्ट है वो रियल कॉस्ट है। अब यहाँ बात आती है महंगा किससे कंपेयर कर रहे हो आप। यही सर्विस जो रोहतक में थी नहीं, उसमें रोहतक कैसे कंपेयर करोगे आप। हम सिर्फ कंपेयर हो सकते हैं दिल्ली गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल जो इस लेवल की सेवाएं दे रहे हैं, उनसे हम ऑलरेडी सर्विस टू सर्विस 30 to 50% कम है कॉस्ट में, तो महंगे कहाँ हुए। जो रूटीन सर्जरीज हैं, रूटीन सेवाएं हैं, वो शहर के अट पार है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिस्पाइट कि हमारी बिल्डिंग बड़ी है, टेक्नोलॉजी बड़ी है, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, नर्सों में तनख्वाह ज़्यादा है, स्टाफ बड़ा है, तो भी हमारी रूटीन काम की कॉस्ट शहर से कोई डिफरेंट है ही नहीं। 5-10% ऊपर नीचे, कहीं उनकी कम है कहीं हमारी कम है। रही बात हाई एंड सर्विसेज जो रोहतक में है ही नहीं, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो। वो कंपैरिजन सिर्फ वहीं होगा जहाँ वो सेवाएं हैं, वो सेवाएं गुड़गांव दिल्ली जैसे मैंने पहले कहा, तो उसमें देखिए हम सस्ते हुए। लेकिन अगेन यहाँ सस्ता महंगा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी आउटकम्स कैसी हैं। जो पैसा खर्च किया, जितने पेशेंट हमने लिए, वो बचे कितने,
मैं सस्ता करके मेरी आउटकम अगर 50% ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, सब बेकार है। हमें कह रहे हैं हमने कॉस्ट भी दिल्ली के मुकाबले कम की और आउटकम्स हमारी दिल्ली से कम नहीं है, कुछ जगह फालतू ही हैं, उससे बेटर ही हैं। तो सस्ते महंगे का चक्कर ही नहीं है। एक्चुअली वी आर कॉस्ट इफेक्टिव, गुड आउटकम सेंटर। सो लेट्स पुट इट दैट वे। हो सकता है मैं आपकी बात जवाब दे पाया ठीक से। जी सर, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी हमारी, उसमें आपने कहा था कि मैंने अपने इन लॉज से लगभग 30 lakhs के आसपास जब ये काइनोस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो मैंने उनसे पैसे लिए थे। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई मैं इन लॉज से ले रहा हूँ पैसे, कभी अगर फेल हुआ तो क्या सोचेंगे या फिर क्या उनके दिमाग में आएगा? नहीं यार, इस तरह का देखो क्या है ना कि कोई भी काम जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब फंड्स ख़त्म हो गए थे तो हमारे इंडिया के फ्रेंड्स ने भी, यूके के, कनाडा के सब लोगों ने जो है वो जो जिनसे हमारी वेवलेंथ मिलती थी, जिनको हमारे ऊपर भरोसा था, तो वो सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और सेम वे हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी वाइफ हैं, चाहे पेरेंट्स हैं। होल हार्टेडली जो हमने झेला कम से कम उतना या उससे ज़्यादा उन्होंने भी झेला है साथ में। चाहे वो हमारी फ्रस्ट्रेशन थी, चाहे वो डाउनग्रेड था लाइफस्टाइल, वो सब वो हमारे साथ झेला है उन्होंने। तो ऐसे में अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स पे भरोसा नहीं करोगे और वो आप पे भरोसा नहीं करें तो किस पे करोगे आप? तो उसमें ना तो मुझे कोई गलत लगता है, बट हाँ उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए और अपनी सर्विस पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सक्सेसफुल कर पाओ। दूसरा, दूसरे आदमी को ये भी लगना चाहिए कि जब हम ऑल इन हैं, मैं जब तक किसी और के पैसे को हाथ नहीं लगाऊं जब तक मैंने अपने पैसे को रिस्क पे नहीं डाला है और उनसे 5 गुना पैसे को रिस्क पे नहीं डाला है। तो जब तक वो नहीं करेंगे तो चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे फ्रेंड हो, वो आप पे क्यों यकीन करेगा? तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ सब बाकी सबसे पैसा लेके और अपना एक भी पैसा लगाए बिना और मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं और मैं सिर्फ मैं इतनी मेहनत ना करूं, बाकी से भी मेरे लिए मेहनत कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल जब है कि जब आपका परिवार और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, टीम आपके पूरे पूरे साथ हैं। सर, और आपने एक एक बात और बताई थी कि यू सेड यू सोल्ड योर हाउस। आपने अपना घर बेच दिया, गाड़ियां बेच दी, सब कुछ आपने सेल कर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। वो फेलियर का डर नहीं लगा कि अगर व्हाट इफ आई फेल? अगेन देखो, किसी एंटरप्रेन्योर को मैं यहाँ पे कोट करूँगा वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल मैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें उनकी मुझे बहुत याद हैं कभी से, कि उन्होंने पहली बात की थी कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। तो वो हमने बनाया पहले। दूसरा है कि डोंट लिसन टू नेसेयर्स, कि नेसेयर्स की मत सुने। कोई आपको ये कहता है, हमें भी कहते थे 99% लोग के बेवकूफ़ लोग हैं, कहाँ खेतों में बना रहे हैं, तो डोंट लिसन टू नेसेयर्स। तीसरा है वर्क हार्डर देन एवरीवन एल्स, कि व्हेन यू आर स्लीपिंग समबडी एल्स इज वर्किंग हार्डर देन यू। तो ये 3 चीज़ें मुझे जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट रहा है उस चीज़ का मेरे ऊपर। कि तो इसीलिए जब हमने कहा गोल हमने रखा और विजन रख के और नेसेयर्स की नहीं सुननी, तो ऐसे में आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो अपने ऊपर भरोसा होने के लिए हमने अपना हाउस, पेरेंटल हाउस, हमने सब कुछ लगा दिया उसमें, सब कुछ लगाया। वही देखते हुए जो लोग आपको के विजन से मैच करते थे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते थे, जो आप पे बिलीव करते थे और जिन पे आप बिलीव करते थे, वो हमारे साथ आए। जब उनको ये दिखा कि इतना इनमें जज्बा है और इतनी मेहनत करने की इच्छा है, और तो जब भी लोग आपके साथ हो, तो फेलियर का डर, अब मैं ये कहूँगा कि फेलियर का डर नहीं लगता था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। फेलियर का डर सबको लगता है, बट उसको ओवरकम आपको करना आना चाहिए। कि ओवरकम आप कैसे करोगे उसको, कि आप अपने ऊपर यकीन करो। ये आपको अपने आप को बताना है, एक दूसरे के
का सहारा बनना है आपको। कभी अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट, कभी वो डाउन फील कर रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूँ। तो इस तरह से ही आप उसको ओवरकम कर। बट ये कहना कि डर नहीं लगता था, तो डर तो बहुत लगता था, बट ओवरकम करना आना चाहिए। थिक स्किन होनी चाहिए कि आपको कोई भी चैलेंज अगर आता है, चाहे वो आप किसी डिपार्टमेंट में फाइल मूव नहीं हो रही है, या आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा है बैंक से, या आपको प्रॉपर स्टाफ नहीं मिल रहा, या आपको कोई हॉस्पिटल में चैलेंज हो रहा है, या किसी बिजनेस में चैलेंज हो रहा है, तो वो सभी आपको इतनी थिक स्किन, वो गेंडे जैसी स्किन होनी चाहिए कि आपको असर नहीं पड़े उस चीज़ का। सर हेल्थ केयर सेक्टर में ना एक बहुत मोटी चीज़ है कि जो नई नर्सेज होती हैं, नर्स की बात करो या फिर आप किसी भी टाइप के आप जो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनकी बात करो, जो ये वो आपके अकाउंट्स में हैं या फिर गार्ड्स हैं, तो जो सैलरीज हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन काइनोस एक अलग बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहा है। तो आपने ये स्टैंडर्ड वहाँ का रेप्लिकेट करने का सोचा है? खुद आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि इफ़ यू आर मेकिंग मनी विल गिव गुड मनी टू अदर्स एज वेल? मतलब आपने क्या क्या प्लान था उसके पीछे, क्योंकि पैसा तो दे के कोई राजी नहीं होता। नहीं, अगेन जैसे अगर आपको, अगर पेशेंट सेंट्रिक होने का मतलब है आपका कि अगर आपके पास अच्छी नर्सेज नहीं हैं तो आप पेशेंट सेंट्रिक नहीं हो आप। अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे आप नर्सेज को, रेगुलर ट्रेनिंग नहीं दे, तो पेशेंट सेंट्रिक नहीं हो आप। तो जब तक आप जो पेशेंट की एक्चुअल केयर जिनको करनी है, और चाहे वो बैक एंड सपोर्ट है, चाहे वो फ्रंट एंड सपोर्ट है, फ्रंट एंड में चाहे नर्सेज होगी, बैक एंड में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, चाहे बिलिंग हो गया कुछ, तो पेशेंट सेंट्रिक आप जब भी करो जब वो मोटिवेटेड होंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अमेरिका के बराबर की आप वो कर सकते हैं, बट जितना पॉसिबल है उतना हम दिल्ली के कंपैरिजन में हम बराबर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो और वो कोशिश का मतलब ये रहता है कि आप, मेरे को अपने मार्जिन 30% 50% नहीं चाहिए हॉस्पिटल के, नहीं करना है मुझे, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारे कॉन्शियस डिसीजन यही है कि हम अपने मार्जिन्स को स्मॉल रखें। और वो स्मॉल रखें, वो किस लिए रखें कि आप उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बेटर बेनिफिट्स टू आवर टीम मेंबर्स, नर्सेज एंड एवरीबडी एल्स, तो ताकि एक लिविंग वेज एटलीस्ट आप दे पाओ, नॉट जस्ट मिनिमम वेज, लिविंग वेज दे पाओ। और इसी बात को आगे एक मैं और बोलना चाहूँगा इस चीज़ पे, स्टाफ की पे की बात है। अफोर्डेबल मतलब एक्सप्लोटेटिव हेल्थ केयर नहीं होता। आप अफोर्डेबल कैसे कर रहे हो? क्या किसी स्टाफ की तनख्वाह कम करके अफोर्डेबल कर रहे हो? तो वो को अफोर्डेबिलिटी नहीं है। दूसरा, किसी भी हॉस्पिटल की करेंसी, प्रॉफिट सिर्फ मनी नहीं हो सकता, उसकी आउटकम्स होती हैं। अगर आउटकम बेटर होंगी, रिजल्ट्स बेटर होंगे, पेशेंट ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो अपना पेशेंट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अपने आप निकल आएगा। अगर आप इन दो बातों पे फोकस करोगे, जैसे पहले भाई ने भी बताया कि एक्सप्लोटेटिव नहीं हो सकते आप। दूसरा, फोकस करोगे बेस्ट आउटकम निकालनी है, तो इसके लिए आपको जे जब भी पवेगी जब भी होएगा जब आपको अच्छा स्टाफ मिलेगा, अच्छी पे करोगे, वो उनको रीन्यूमरेट करोगे, नए नए उनको प्रोग्रेसिव पाथ दोगे। ऐसा भी नहीं एक नर्स बन के नर्स स्टक होके रहेगी, वो आगे कोई उसको कोई करियर पाथ ही नहीं है। हमारे ऐसा नहीं है। कई बार जो गार्ड हैं वो कहते नहीं जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई कोर्स करके आते हैं, उनको हम दूसरी जॉब दे देते हैं। लड़के अच्छे लगते हैं, उनको हम जो सिंपल जीडी भी उनको भी हमने उठाया और वहाँ से उनको मैनेजमेंट में लेकर, उनकी स्किल बेटर थी, किसी भी कारण से वो जीडीए बनना पड़ा था उन्हें, मतलब जो जनरल ड्यूटी के लिए जो समाज पढ़ाते वो बनना पड़ा था। तो हमारा काम सिर्फ अच्छी पे करना नहीं है, हमारा काम है जो हमारे साथ जुड़ा है उसकी अगर कोई बेटर स्किल है उसको पहचानना, उसको निखारना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आना और हमेशा के लिए टीम में रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ के लिए। और साथ में अगेन एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि इससे बेटर ये हमको एहसान नहीं करे स्टाफ पे। दिस इज़ आवर फोरमोस्ट ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी है कि जो हम कमा रहे हैं, जो भी हम रेवेन्यू है, जो भी है, वो सब स्टाफ के एक साथ ही तो है। स्टाफ के बाद थोड़ी कमा सकते हैं। सो जब तक वो सब में उन सबको उसका बेनिफिट नहीं होएगा तो सिस्टम कभी भी आउटकम बेस्ड फेयर सिस्टम नहीं हो सकता। काइनोस का नाम है ना, एक चीज़ के लिए बड़ा आसपास के पूरे एरिया में फेमस है कि इमरजेंसी के लिए, कुछ भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए आप फटाफट काइनोस में पहुंचो। लेकिन आपने एक एक अलग सेगमेंट ऐड किया है एक्मो का, कि 5-5 4-4 5-5 जो सल्फास की लोग गोलियां खा लेते हैं उनको भी काइनोस बचा लेता है। सर ये कैसे पॉसिबल ये चीज़ हो पा रही है? नहीं, दो बातें हैं। पहली बात तो कि कभी इमरजेंसी आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। मेरी इमरजेंसी जब भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है काइनोस की, जब काइनोस के पास टॉप क्लास सर्जन हो।
अगर सर्जरी जरूरत पड़ी तो इमीडिएट चाहिएगा, तो वो भी टॉप क्लास होना चाहिए। उससे पहले टॉप क्लास आईसीयू डॉक्टर्स नहीं होंगे तो भी टॉप क्लास इमरजेंसी नहीं चल सकती। उसके बाद अगर कोई एकदम न्यूरो सर्जन चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब कम से कम एक अच्छी न्यूरोलॉजी की एक अच्छी इमरजेंसी चलाने के लिए हमें कम से कम 40-50 डॉक्टर्स की टीम चाहिए। पहले तो वो चीज़ है, वही चीज़ नहीं हो पाती छोटे शहरों में, और इसी कारण से उनकी इमरजेंसी फास्ट नहीं हो पाती। ये एकमात्र, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, ये एकमात्र हॉस्पिटल है पूरे हरियाणा में, गुड़गांव से बाहर फिर और चंडीगढ़ से बाहर, जहाँ पर 24/7 आईसीयू डॉक्टर रहता है, ट्रेंड आईसीयू कंसल्टेंट रहता है, ताकि इमीडिएट इमरजेंसी हैंडल हो, बेटर कोऑर्डिनेट हो। इसीलिए हमारी इमरजेंसी फेमस है। बड़ी टीम, सारी सर्विसेज, टॉप टेक्नोलॉजी। जब आप सब ये अचीव कर लेते हो, रूटीन पेशेंट्स को आप टॉप नॉच लेवल निकाल देते हो। फॉर एग्जांपल हमारी आईसीयू का सर्वाइवल रेट मोर देन 90% है, सिवियर एक्सीडेंट के केस आते हैं उसमें 94% है, न्यूबॉर्न बच्चों का 98% है। ये सब रिजल्ट्स वर्ल्ड के टॉप सेंटर्स के बराबर है। लीव अलोन इंडिया, वी कैन कंपेयर आवर रिजल्ट्स विद द बेस्ट सेंटर इन द कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल। जब ये सब अचीव कर लेते हो तो आप नेक्स्ट लेवल की बात करते हो, जो कि इसके आने वाले एक्मो। एक्मो ऐसा कोई अकेले सल्फॉस की चीज़ नहीं है। जहाँ भी किसी भी कारण से वेंटिलेटर और अलग लाइफ सपोर्ट मशीनें काम नहीं आती तो ये लास्ट सपोर्ट होती है एक्मो, जिसमें हम आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग लगा के लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये सर्विस केवल टीयर 1 और टीयर 2 टाउन्स में थी। रोहतक पूरे इंडिया का पहला हॉस्पिटल था, रोहतक शहर था, और वो काइनोस पहला हॉस्पिटल था टीयर 3 स्मॉल सिटीज़ में, जहां 2018 में हमने एक्मो स्टार्ट की। ये पहला सिटी है आज भी छोटे शहरों में, बड़े शहरों की नहीं कह रहा, जहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक की हर प्रकार की आईसीयू सेवाएं उपलब्ध हैं। उसमें एक्मो भी आ जाती है। तो एक्मो सिर्फ सल्फॉस की नहीं, एक्मो जहाँ कोविड फेलियर था वहाँ हमने, जहाँ वेंटिलेटर काम नहीं कर पाए वहाँ हमने एक्मो से पेशेंट बचाए, और निमोनिया से जब पेशेंट लंग फेल हो जाते हैं वहाँ हमने बचाए, किसी और कारण से हार्ट फेल हो जाता है तो एक्मो से पेशेंट हमने बचाए। सब चीज़ें बेसिकली जहाँ वेंटिलेटर का अंत आ गया, इससे आगे वेंटिलेटर कुछ नहीं कर सकता, तो फिर एक्मो का काम आती है, जो कि लाइफ सपोर्ट एक तरह की। तो जब भी संभव होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो 40-50 डॉक्टरों की बेटर टीम है, टॉप क्लास नर्सेज हैं। हमारी आईसीयू टीम में भी 12 से 15 लोग हैं, जूनियर डॉक्टर्स को मिला लें तो हम। इतनी बड़ी टीम होती ही नहीं, इतनी बड़ी टीम ही नहीं होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई सर्विस नहीं होएगी। तो ये उसकी रीज़न है कि सर्विसेज बनती हैं और चलती हैं। ये सर, ये बाहर से ये आइडिया आप जबरदस्त अभी लेके आए हो, अभी इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, एयर एम्बुलेंस वाला आपने प्लानिंग की। काइनोस एविएशन की ये कहाँ से आइडिया आया सर, ये शुरुआत करने का कि एविएशन की शुरुआत करनी है? एविएशन मेनली दो तरीके से, एक तो सिविल एविएशन, एक मेडिकल एविएशन। सिविल एविएशन भाई देखते हैं, जो पहले हम उसी में गए हैं। अभी तो हम सिविल एविएशन स्टार्ट किया हमने अभी, इसमें हेलीकॉप्टर चार्टर सर्विसेज स्टार्ट हुई है। मेडिकल एविएशन पार्ट 2 में आएगा। मेडिकल एविएशन का मतलब क्या होता है, अभी इंडिया के अंदर फिक्स्ड विंग है, मतलब जो जहाज़ हवाई पट्टी उतरते हैं, जो इंजन से चलते हैं, प्रोपेलर जो सभी चलते हैं, प्रोपेलर के विंग्स होते हैं बेसिकली। आप फिक्स्ड विंग जो घूमते नहीं हैं, फिक्स्ड विंग जो होते हैं, जो कि हवाई पट्टी से हवाई पट्टी जा सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, आप जा सकते हो। लेकिन एयरपोर्ट नहीं होगा तो वो भी नहीं जाएगी, तो टाइमली आपको मिल नहीं पाएगी सेवा। तो छोटे शहरों तक कैसे लेके जाओ, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक्मो है, एलवेड है, ये वेरी हाई एंड सर्विसेज हैं, या तो इमीडिएट चाहिए या नहीं मिलेंगी, पेशेंट आए। हर शहर में ऐसे दुनिया भर के पेशेंट छोटे छोटे शहरों में, जहाँ ये सुविधाओं के अभाव में लोग नहीं जान बच पाती उनकी। तो ऐसे में क्या सॉल्व करोगे? जब आईसीयू के हमने सभी फैसेट कवर कर लिए, हमें पूरे गर्व से और हौसले से कहते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी है, तो हमारी आईसीयू में काइनोस में वो है, वी आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। बट नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट फ्रंटियर हमारा यही था कि इस आईसीयू को हम काइनोस की 4 दीवारी से बाहर निकाल के हर जगह वहाँ लेके जाएं हेलीकॉप्टर की मदद से, जहाँ पर इसकी नीड हो, उन छोटे टाउन्स में जहाँ अभी हवाई जहाज़ एयर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती। तो वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ, क्योंकि कितनी बार हमारे पास कॉल आती है, जी छोटे शहर है, पेशेंट है, टाइमली उठा नहीं पाए हम, पेशेंट डाइड, उसको एक्मो एलवेड और कोई ट्रीटमेंट मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाया टाइमली, ट्रॉमा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया टाइमली। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने आइडिया बनाया कि एक यूनिक तरह की सर्विस जो इंडिया में आज है ही नहीं, कि कॉल आने के विद इन 30 मिनट्स वी कैन बी एयरबॉर्न, मतलब हम फ्लाई कर जाएंगे
एज पर द गवर्नमेंट रूल के दायरे में रहते हुए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो तो फॉलो करेंगे, उसमें जो डिले होगा वो तो होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द 30 to 35 मिनट्स के अंदर हम फ्लाई कर पाएँ विद इन द गवर्नमेंट रूल्स, और वो सेवा हम जल्द से जल्द दे दें पाएँ पेशेंट को। तो एक नई तरह की सोच थी, नई तरह प्रोडक्ट था जो कि बाहर हमने किया था, मैं उसका पार्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कैसे किया जा सकता है। So we thought we can bring it now. This is our next journey because this product has this Kainos is more or less stabilized. So now what next? What new? That's always the feeling for an entrepreneur कि भाई नया क्या करना है, स्टैटिक नहीं हो सकते आप। तो सर ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, कब तक हमें रोहतक के और आसपास के शहरों के ऊपर वी डोंट नो, हेलीकॉप्टर अभी घूमता डोंट नजर नो, आएगा? अभी हेलीकॉप्टर तो घुमा देंगे, वो बड़ी बात नहीं है, जी। लेकिन इस द पॉइंट ये है कि अभी डोंट नो, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इट मे बी 6 months to 2 years, समवेयर इन बिटवीन दैट वी शुड बी एबल टू डू दैट। जब हम नए नए आए थे हमें लगा तो 1 साल में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो रूल्स हैं वो डिफरेंट अपने कंट्री के, तो रूल्स को फुलफिल करना पड़ेगा हमें। ये पहले ही अपनी तरह की सर्विस है तो उसके लिए और भी हमारे को चैलेंजेस आएंगे, तो उसमें हमें 6 months to 2 years का टाइम लग सकता है अभी। जैसा कि सर ने बताया सिविल पर्पस के लिए तो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो सर उसमें क्या क्या चीज़ों को अभी हम केटर कर रहे हैं, मतलब अभी जैसे हमने एक हेलीकॉप्टर से अभी शुरू किया है, जी तो फेज़ 1 में कि सिविल एविएशन से हमने शुरू किया, जो इंडिया में, जैसे मैं जस्ट एक आपको थोड़ा सा डेटा देना चाहूँगा, इंडिया में टोटल सिर्फ 250 हेलीकॉप्टर हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें आपके सारे सिविलियन हेलीकॉप्टर, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविलियन इसमें, जिसमें गवर्नमेंट्स के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और जो हायर के लिए मिलते हैं वो भी हैं, सब मिला के 250 हैं। कंपैरिजन से अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील, जो हमसे 1/4 पॉपुलेशन भी नहीं है जिसकी, वहाँ पे 1200 है। ऑस्ट्रेलिया, जिनकी हमारे से 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, वहाँ 2000 है। यूएस के अंदर 8000 हैं। तो इतने बड़े कंट्री के लिए इतने कम हेलीकॉप्टर होना और स्पेशली एयर एम्बुलेंस ना होना एक मतलब अजीब सी बात है कि भैया क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, बट अभी तक इंडिया में एक भी हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस नहीं, एक भी डेडिकेटेड। जितने भी पेशेंट जो लेके आते हैं बैठा के लेके आते हैं कि आप किसी सिक पेशेंट को नहीं ले जा सकते। तो अभी के लिए जो हमने शुरू किया है, पिछले 3 महीने 4 महीने पहले ही हमारा अभी जो शुरू हुआ है, तो वो डिफरेंट जगहों पे अभी, जैसे अभी इलेक्शंस हैं या किसी गवर्नमेंट को चाहिए, किसी प्राइवेट उनको चाहिए, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा फेज़ 1 में करने से, कि हम रेगुलेशंस को और इसके ऑपरेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। जिसकी बात जो है, हम मेडिकल एयर एम्बुलेंस में अगर हम जाएंगे तो उसमें हम इन रेगुलेशंस के रहते हुए 30 मिनट का जो टारगेट हम अपना अचीव करना चाहते हैं, वो विद इन रेगुलेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो है 4 धाम यात्रा वगैरह और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं? पॉसिबल है कि जब एक्सपेंड करना है तो एक एविएशन एक अलग ही विंग है, तो अगर आप सिविल एविएशन में आ ही गए हैं तो उसमें 2 वर्टिकल हैं आपके सिविल एविएशन के अंदर, एक प्योर सिविल एविएशन, एक मेडिकल एविएशन, जिसमें आने वाले लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ज़रूर पॉसिबल है ये, बट उसकी टाइमलाइन का मैं नहीं कह सकता कि ज़रूर पॉसिबल है, कि हमारी इच्छा यही रहेगी कि सिविल एविएशन में हम रोटरी विंग्स जो हेलीकॉप्टर जो रोटेट करते हैं, और फिक्स्ड विंग जो फिक्स्ड विंग होते हैं जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जाते हैं, वो सिविल एविएशन में भी दोनों लेके आए और मेडिकल एविएशन में भी वो दोनों ही चीज़ लेके आए, कि एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ऐसे शहर से एक सिक पेशेंट लेके आना है और उनको आपको लेके जाना है हैदराबाद लंग ट्रांसप्लांट के लिए, तो आप उस जगह से उनको लेके आएंगे जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर, जहाँ से एयरपोर्ट नहीं है वहाँ से आप हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे और लेके अपने ही फिक्स्ड विंग में उसको जहाँ चाहे इंडिया में जहाँ लंग ट्रांसप्लांट होता है वहाँ ले जा सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी देने के लिए आपको सीमलेस कनेक्टिविटी चाहिए। आज की सिचुएशन जो है, इवन फिक्स्ड विंग में मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स्ड विंग में आप आज अगर एयर एम्बुलेंस आपको चाहिए, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, आपको 36 घंटे पहले तक कोटेशन भी नहीं मिलेगी, फिक्स्ड विंग के अंदर भी। तो ऐसे में आपका जो टाइम है वो आपका ख़राब हो गया, जो आपका क्रिटिकल टाइम था। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्री भी
काम कर रही है और हम भी उस तरफ जाके उसको हम इम्प्रूव करना चाहेंगे। अगर आज मैं कहता हूँ मुझे दिल्ली से और चेन्नई जाना किसी काम मेडिकल एयर एम्बुलेंस के लिए, तो आज अगर मैं फ़ोन करता 36 घंटे पहले तो एयरक्राफ्ट उड़ेगा ही नहीं अब से, तो विच डिफीट्स द पर्पज ऑफ एयर एम्बुलेंस कि आपको इमीडिएटली जाना तो इमीडिएटली जाना, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम कोशिश करेंगे दोनों साइड पर एड्रेस करने की। सर आपका और डॉक्टर साहब का जो बॉन्ड है वो एक परफेक्ट बॉन्ड लगता है, चाहे वो एज ए बिजनेस पार्टनर्स हो, भाई भाइयों की तरह देखें, लेकिन बचपन में तो ऐसा नहीं रहा होगा। बचपन में लड़ाइयाँ वगैरह तो होती होंगी, एक दूसरे के कान पकड़ना, सर ऐसा कुछ? दो भाई हैं तो यार, तो लड़ाई झगड़ा और ये प्यार मोहब्बत तो सारे चलते ही होते ही हैं ज़रूर। हम बचपन में हमारा गैप इतना ज़्यादा नहीं है, 1.25 साल का गैप है, वो बड़े हैं, तो उसमें छोटे थे तो लड़ाई भी बहुत होती थी और प्यार भी बहुत होता था। बट एक चीज़ पक्की है कि हमें एक दूसरे पर अंधा भरोसा है। डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट हमेशा अच्छे होते हैं, डिसएग्रीमेंट बुरी चीज़ नहीं है। बस डिसएग्रीमेंट से मन को लगा के एक दूसरे के बारे में भावनाएं बदलना वो बुरी बात होती है। तो चाहे भाई हैं, चाहे कोई टीम मेंबर है, चाहे कोई भी है, तो आपको ट्रस्ट या 0 होता है 100 होता है, 99 नहीं होता है। तो हमारा आपस में ट्रस्ट 100% है, हमारी फैमिली में आपस में ट्रस्ट 100% है कि अगर मुझे उनकी बात गलत लगती है, उनको मेरी बात गलत लगती है, तो हम कह देते हैं कि गलत है, और वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हम दो अलग अलग इंसान हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनके भी विचार अलग होते हैं, तो हर विचार सेम नहीं हो सकता। बट उसके साथ ही चलते हुए कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स के साथ चलते हुए, एक दूसरे पे पूरा पूरा यकीन करते हुए जब ही आगे काम हो सकता है। अदरवाइज जिस दिन हम दोनों के अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नहीं चल पाएगा। सर ऐसी कोई हैबिट है, कोई शौक वगैरह कि आपको लगता है कि मेरे को ये पसंद है या फिर मैं ये करना, मेरे को कभी कभी सुकून मिलता है, कोई जैसे गाना गाना हो, ऐसा कोई? मेरे को या फिर 2 चीज़ों में मिलता है। मैं एक तो कुकिंग करता हूँ मैं कभी, तो कॉन्टिनेंटल कुकिंग, स्पेनिश इटालियन डिशेस बनाने का शौक है, कभी कभी कर लेता हूँ कुकिंग। एक दूसरा शौक है जो मैं पूरा नहीं कर पाया अभी, वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने का। तो मेरी इच्छा है कि मैं 60 के बाद नहीं ले सकते, तो मेरे पास हैं अभी 10-12 साल हैं कि उसमें अगर मैं एक PPL ले पाऊँ, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, जिससे अपना फ्लाइंग का शौक पूरा कर सकें एक बार, तो वो ज़रूर उम्मीद है। और ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा में 2 फ्लाइंग स्कूल हैं, एक भिवानी में, एक नारनौल में, जहाँ पे फ्लाइंग सिखाई जाती है। और कॉस्ट भी आपकी मतलब ज़्यादा है, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको शौक़ है किसी को, तो समवेयर 10 से और 12-13 लाख के बीच में आपको पूरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल सकता है, जिसमें आप 6 से 8 महीने का समय लगेगा। फुल टाइम नहीं, वीकेंड्स पे अगर आप करते हो 6 से 8 महीने में आप फुल फ्लेज पायलट बन सकते हो, खुद अपना प्लेन उड़ा सकते हो, कहीं लेके जा सकते हो। तो जैसे सर ने बताया कि भाई हैं, आपस में बहुत ज़्यादा भरोसा है, ट्रस्ट है, बचपन में कभी कभी लड़ाइयाँ होती थी, कोई ऐसा सर बचपन का कोई किस्सा, कोई ऐसी चीज़ आपको याद है कि ये कभी याद करते हैं आज के समय में हम लोग, तो हमें बड़ी हंसी आती है कि हम ऐसे भी थे? और बचपन सभी के जैसे होते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रहा हमारा भी। बट एज अ ब्रदर, जैसे बताया, हमारा गैप बहुत कम था, ओनली लेस देन 2 ईयर का गैप हमारे बीच में। तो फाइट्स बहुत होती थी, हम एक साथ भी लड़ते थे। कभी जैसे एक मोहल्ले में गैंग बन जाते हैं, तो इन वन गैंग एक बार उन गैंग के हमें पकड़ लिया। सो लाइक वी वर ओनली 2। तो उस समय बहुत ही शरीफ किस्म का, बहुत बच्चे ही थे। तो भाई टुक द लीड एंड हिट अ ब्रिक ऑन देम एंड वन गॉट हर्ट। तो दोनों को भागने का मौका मिल गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते थे जब वी स्टूड बाय ईच अदर, बट वी फॉट अगेंस्ट फॉर ईच अदर एज वेल। So just like any others, any two siblings, we had a very good time together. कंचे भी खेलते थे, बिल्ली डंडा खेलते थे, बड़ा सा सर्कल था। बट जहाँ कहीं हम दो के अलावा कोई कॉन्फ्लिक्ट, हमारे कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हो जाए, लेकिन यार तीसरा इन्वॉल्व हो जाएगा, वह झगड़ा हमारे बीच में कभी नहीं हुआ। दैट वाज मेन थिंग। तो कंचों में सर निशाना किसका अच्छा था? वो भाई अब बेटर था, पतंग में कंचों में तो भाई बेटर था।
बिती डंडे में मैं बराबर से थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बैडमिंटन में मैं अच्छा था, क्रिकेट भी ठीक ठाक खेल सारे खेल लेते। इट्स अ गुड हैप्पी चाइल्डहुड। सर अभी के दौर में कोई ऐसा कोई शौक, कोई चीज जो आपको करनी पसंद है, कि कुछ गाना गुनगुनाना है, नहीं नहीं स्विमिंग हो नहीं गया, नहीं, ऐसा कुछ सिंगिंग जो इज आपको नॉट लगता माय है? पैशन, ऑब्वियसली नॉट। बट मेरा एक शौक है जो अभी मैंने कुछ किया भी है, लेकिन और आगे करना बाकी है। ट्रैकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग। इन 9,000 10,000 ट्री लाइन से ऊपर जाके जो पहाड़ों पे हम जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं ट्रीज, जंगल दिखते हैं पहाड़ों पे, वो जंगल से ऊपर मेडो शुरू हो जाती है। जब आप उन मेडोज पे वॉक करते हो, वहाँ पानी के फ्रेश ग्लेशियर पे पिघल रहा होता है, आपके आंखों आगे दिखता है पिघलता हुआ आपको। तो ट्रैकिंग का अपना एक नशा है, अपना एक मज़ा है, चैलेंज है। मैंने 2-3 हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक किए हैं, बहुत ही चैलेंजिंग। 17,000 फीट तक मैंने ट्रैक किया है। तो अभी वो मेरा एक ड्रीम है कि 20,000 फीट, मतलब 6,000 बोलते हैं, 6,000 मीटर पीक पे जाना। मैं पिछली बार ट्राई किया था मैंने, लेकिन किसी कारण से मैं कर नहीं पाया। मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मैं भी थोड़ा तकलीफ में आ गया था उस टाइम पे, तो हमने उसको अबेंडन किया। होपफुली रीसेंट इन कमिंग डेज आई माइट बी एबल टू डू इट। सो दैट्स वन ऑफ माई पैशन इज ट्रैकिंग इन हाई माउंटेन्स। सेकेंड, एज भाई ने बताया, PPL प्राइवेट फाइनेंस मेरा भी एक ड्रीम है, लेकिन एट द मोमेंट प्रायोरिटीज दूसरी हैं। सो आई हैव 10 more years, now 50, सो अभी 10 साल है मेरे पास। सो आई होपफुली समडे विल डू इट। और थर्ड, स्पोर्ट्स का मेरा बहुत शौक रहता है मुझे। वट एवर स्पोर्ट्स कम्स आवर वे, स्पेशली जो मेरी हर एक एंटरप्रेन्योर, हर ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कि हम डॉक्टर्स भी हैं। मेरी फिटनेस हैज़ टू बी ए पैशन फॉर एवरीवन। एट आफ्टर 30s, हम सब जानते हैं 35 40 तक हम अपने करियर बना रहे हैं। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, बहुत कम बच्चे छोटे होते हैं, तो हर एक को फिटनेस टाइम नहीं मिल पाता। प्रैक्टिकल थॉट है, एग्जाम्स आ रहे हैं। लेकिन वंस यू क्रॉस कमिंग नियर 40, यू नीड टू रीथिंक, स्टार्ट रीथिंकिंग, क्या है ज़िंदगी भर ऐसे ही चलना है, यही दौड़ में भागना है, या अपने लिए टाइम निकालना है? दैट इज़ वन थिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, टेकिंग 1 to 2 hours, minimum 1 hour every day without fail for exercise for myself. दैट इज़ वन ऑफ माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ। इट्स माई हॉबी कह लीजिए, पैशन कह लीजिए, और ये सबके लिए उतना इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। तो ये तो सबकी लिस्ट में होना ही चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट्स के जो पैनल्स हैं अलग अलग, चाहे वो ECHS है, चाहे वो आयुष्मान है, और वो इन सारे पैनल्स में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो प्राइवेट और कंपैरिजन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेरेटिव है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ है हमेशा एक इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कोई भी एक एब्सोल्यूट नहीं होता, आज ये शुरू हो वो परफेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ जो शुरू होती है वो धीरे धीरे ही रिफाइन होती है। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उनसे नए लेसन्स बाहर आएंगे, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर सब सीखेंगे, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो लर्निंग इम्प्लीमेंट होंगी और लर्निंग के बारे में बात की जाएगी, कॉस्ट रिवाइज होएंगी, उसके अकॉर्डिंग पैनल्स चेंज होंगे। तो ये सब चीज़ें अभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। करंटली जो इश्यूज़ हैं, जैसे हम एग्जांपल हम आयुष्मान भारत की बात करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था। अब वो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है, पेशेंट्स डॉक्टर को फेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ही गलत है, लेकिन हो सकता है इसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके विद टाइम। फॉर एग्जांपल, कोपे का कॉन्सेप्ट भी ले आ सकते हैं इसके अंदर। वंस कोपे स्टार्ट हो जाएगी तो भाई कुछ सरकार सपोर्ट करे, कुछ इंश्योरेंस सपोर्ट आए, कुछ हमसे सपोर्ट आए, सारा सरकार पे भी ना डालें, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है, इससे आगे वो भी नहीं पे कर पाएंगे। सारा पेशेंट में ना डालें, एक कॉमन पूल बने, कम्युनिटी पूल बने। इन सब की मदद से धीरे धीरे चीज़ें रिफाइन होंगी। एट द मोमेंट इश्यूज़ हैं, बिकॉज साइंटिफिक कॉस्टिंग नहीं हो पाती, इतने रिसोर्स भी नहीं है कि 140 करोड़ लोगों का फ्री हेल्थ केयर दे पाओ। तो रिसोर्स भी धीरे धीरे बनेंगे, उसके मेथड भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, यूरोप में यही कॉन्सेप्ट है, कुछ पार्ट तो गवर्नमेंट देती है, कुछ पार्ट का आपको इंश्योरेंस करवाना है, तो फिर वो फ्री हेल्थ केयर बन जाती है आप। तो उसमें कम्युनिटी का पैसा इकट्ठा हो जाता है बहुत बड़ा, सरकार भी चिप इन कर देती है। तो इसी तरीके से चाहे वो ECHS है, चाहे CGHS है, चाहे आयुष्मान है, ये धीरे धीरे ऐसे ही रिफाइन होंगे। सर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी इसमें जानने के लिए कि काइनोस की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है, तो काइनोस का रेवेन्यू कितना है सर? देखो, रेवेन्यू तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आप जाके ROC की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो और हमारे नहीं, किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं आप। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत नहीं, ROC की साइट पे कोई भी जाके देख सकता है। अब जैसे आपने हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद आपने एविएशन स्टार्ट किया,
अब हॉस्पिटल की कोई दूसरी तीसरी ब्रांच या 2-3 और सेटअप बनाने का कुछ और प्लान, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है एविएशन वाला, तो व्हाट्स नेक्स्ट सर, कि अगला जो है वो क्या होगा? देखो अभी तो करंटली 3 चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि 3 चीज़ें जो हम कर रहे हैं अभी। एक तो हॉस्पिटल जो है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं हॉस्पिटल के साथ में ही, तो वो मिलाने के बाद हम 300 प्लस बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। दूसरा एविएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वर्टिकल्स हैं, तो उन दोनों वर्टिकल में ग्रो करना। तीसरा जो है जिस सेटअप में हम यहाँ बैठे हैं, तो ये रिहैब सेंटर कि जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है कि ट्रांजिशन केयर हॉस्पिटल से घर तक पहुँचने के, हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए हैं और घर पे जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो आपको ट्रांजिशन केयर चाहिए, चाहे वो ट्रॉमा पेशेंट्स की हो, चाहे वो न्यूरो में स्ट्रोक पेशेंट्स की हो, या ऑन्को पेशेंट्स की हो, तो उस तरह के पेशेंट्स की केयर चाहिए। तो तीसरा, तो ये 3 स्टेप जो हैं ये हम अभी अगले मीडियम टर्म में आप कह सकते हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं। 3 चीज़ें। सर एज अ डॉक्टर, जब किसी पेशेंट की डेथ होती है तो आपको कैसा फील होता है? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? ये फीलिंग तो वही सेम रहेगी भाई, डेथ इज़ अ बैड, स्पेशली व्हेन इज यंग। यहाँ दो दो चीज़ें हैं डेथ की, एक होती है प्रीमेच्योर डेथ, एक होती है टाइमली नेचुरल डेथ। दो बातों में फ़र्क है। दूसरी, डेथ इज इनएविटेबल, इज इक्वली ए पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों साथ ही हैं, इसे आप भाग नहीं सकते। जहाँ प्रीमेच्योर डेथ होती है और ऐसी डेथ होती है जिसके कारण से फैमिली की सफरिंग बढ़ जाए, तो दुख हमें हर एक को होगा, हम भी उसका हिस्सा हैं। लेकिन वो दुख को आप इंटरलाइज नहीं कर सकते एक डॉक्टर के नाते। उस दुख से आप सीख सकते हैं, इससे क्या हम, ऐसा कोई पॉइंट था, इससे हम बेटर कर सकते थे। तो मेरे लिए हर डेथ दुख से ज़्यादा ये एक मौका होता है कि क्या ये डेथ, हम हमेशा सवाल पूछते हैं कि पोटेंशियली प्रिवेंटेबल थी। इसका मतलब ये है कि जैसे WHO की डेफिनेशन है, 70 ईयर से पहले जो भी डेथ होती है दैट्स कॉल्ड प्रीमेच्योर डेथ, अनटाइमली डेथ। 70 के बाद जो डेथ होती है उसको हम कहते हैं दिस इज नेचुरल, पर्सन हैज लिव्ड लॉन्ग इनफ एंड ही और शी में डाई आफ्टर 70, तो उसको प्रीमेच्योर डेथ नहीं बोलते हैं। अगर कोई प्रीमेच्योर डेथ होती है तो स्पेशली उस केस के अंदर हम ये देखते हैं कोई पोटेंशियली प्रिवेंटेबल फैक्टर तो नहीं था कि हमारी किसी कमी के कारण से ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि वो सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं है। तो इसीलिए मैं डेथ को एक माध्यम मानता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को रिव्यू करने का, कि हम और क्या बेटर कर सकते थे कि और डेथ्स को प्रिवेंट कर पाए। और जब मैं डेथ को प्रिवेंट करना चाहता हूँ वहाँ ये मतलब डेथ टल जाए, डेथ मुझे टालते हैं। एक बड़ा कॉमन चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स डोंट सेव अ लाइफ, वी सेव अ फैमिली। हम किसी की जान टेम्परली, एवरी सब कह रहे हैं मैंने उसकी डेथ बचा दी, डेथ कभी नहीं बच सकती, वन डे नेचुरल डेथ हैज़ टू कम। लेकिन अनटाइमली डेथ को हम प्रिवेंट करके हम उस फैमिली की तकलीफ को बचा देते हैं, फैमिली को संभाल देते हैं। और जब ऐसी कोई डेथ होती है, जब हमने अपना बेस्ट डाल दिया, फिर इस फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो गया, सीरियस ट्रॉमा है, उसे हम कुछ नहीं कर पाए, वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया, तो डेथ हो, दुख तो हर एक को होगा। बट वो एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि क्या हम ऐसी कोई और मशीन ले आए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ले आए जिससे जान बच जाए। तो एक काइंड ऑफ हमारे लिए वो एक सीखने का भी तरीका होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पर बात को एंड करने के लिए आप दोनों से मैं दो दो शब्द जो आप कहना चाहते हो, जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थैंक यू राहुल, कि आपके माध्यम से मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ कि स्टे हम्बल एंड स्टे ट्रू टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड पीपल एंड टीम जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। जब आपकी पहचान इस बात से होती है कि जिन लोग, कितने लोग और कौन कौन से लोग जो स्टार्टिंग से अब तक आपके साथ जुड़े हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। और जब ही हो पाता है जब आप हम्बल रहते हैं और जिनने आपका साथ दिया उनके साथ खड़े होते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट आपकी ग्रोथ की। सेकेंड, ये आपको सुकून भी देती है और एक कंफर्ट भी देती है ताकि आप ज़िंदगी और आगे जा सको, सबके साथ मिलकर आगे जा सको। जहाँ तक प्रोफेशनल की बात है, मेरा मैसेज यही रहेगा भाई कि हमेशा क्यूरियस रहो, नई चीज़ सीखने की आपको हमेशा लालसा रहनी चाहिए, और नया क्या कर सकते हैं। हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं आएगी। जब आपको कंफर्ट जोन में और नया
चैलेंज लो, अपने आप को बाउंड्री पुश करो और देखो इसमें हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। दोबारा अपने आप को हल्का सा डिस्टेबलाइज, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज करो जितनी आपकी एपेटाइट है, लेकिन स्टैटिक मत करो, क्योंकि ठहरे पानी में बदबू उठती ही उठती है। आपको ठहरना नहीं है, आपको बहते रहना है और एक नई दिशा की तलाश करके सही दिशा में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल। आई होप इस सारी टॉक से लोगों को कुछ शायद सीखने को मिला हो, जितना थोड़ा बहुत हमने सीखा है अपनी लाइफ में। तो मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा और 2 कैटेगरीज में बोलना चाहूँगा, एक तो प्रोफेशनल और एक पर्सनल लेवल पे। तो प्रोफेशनल लेवल पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो आप अगर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो बेस्ट दीजिए, कि एज ए एंटरप्रेन्योर भी और एज ए जॉब में भी। जब आप अपना बेस्ट दें, जब भी आपकी ग्रोथ होगी। और ग्रोथ ज़रूरी नहीं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में हो, ग्रोथ आपकी जॉब में भी उतनी ही हो सकती है। सेटिस्फैक्शन जो है आपको हमेशा पैसे से नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन आपको आउटकम से मिलेगा, चाहे आपकी अगेन जॉब है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं। एक पॉइंट के बाद वो इररिलेवेंट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ सेटिस्फैक्शन काम आती है कि क्या आप कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। जैसे काइनोस के माध्यम से हमने रोहतक की हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट डाला। मेरे एक रिश्तेदार बहुत फेमसली कहते हैं कि हमारे आते ही सारे हॉस्पिटल एसी हो गए रोहतक के। तो एक टोटल हेल्थ केयर अपलिफ्टमेंट हुई है रोहतक और पूरे एरिया की। तो अपना बेस्ट दिया, जब भी दूसरे ने देखा और उससे सीख के फॉलो करना चाहा। दूसरा पर्सनल लेवल पे मैं ये कहूँगा कि पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं छोड़नी एज ए पर्सन, जिसमें प्रोफेशनल से कोई लेना देना नहीं है। एज ए पर्सन, चाहे वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या आपकी अपनी हेल्थ है, या आपकी अपनी छोटी छोटी डे टू डे लर्निंग्स हैं, कि अपने आप को सोसाइटी का पार्ट बनाओ और उस पार्ट में आप ये सीखिए कि मैं कहाँ से क्या सीख सकता हूँ। रीड लाइक हेल। आप बुक्स, न्यूज़ सबको रीड किया तो आपके में क्रिटिकल थिंकिंग आ पाए, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी और क्रिटिकल थिंकिंग आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आएगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल। थैंक यू सो मच।